हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी जेई के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आपका आरआरबी जेई का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराऊं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 22 मई का पेपर, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और वैसे बात करेंगे तो ये मेरा सीरीज़ का सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले अब तक हम लोगों ने 10 सेट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पास मैं बता दूँ, आपके आने वाले अपकमिंग रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आपको थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखना है तो आप लोग एक बार आरआरबी जेई का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग फिलहाल 22 मई का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और मेरे ख्याल से आरआरबी जेई का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, यानी पहला दिन का जो पेपर था, वो 22 मई का था। और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है अभी आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होता है। बताओ, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा बताओ। और जैसे कि आप लोग जानते हो, आरआरबी जेई का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ वो पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होता है। तो आप मुझे बताओ, जैसे कि 0.43, ठीक है, ये आपका डेसिमल, आपका ये क्या हो गया, दशमलव भाग हो गया। आपको पता है 0.4, 0.3, ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1 से कम ही होता है। यानी किसी भी संख्या का दशमलव भाग क्या होता है, हमेशा 1 से कम ही होता है। अगर 1 हो जाता तो पूरा पूर्ण नंबर बन जाता, यानी एक होल नंबर बन जाता। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकती है, बानू इसे 5 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम नंबर का। अंजलि का पता चल गया कि 10 दिन में काम कर सकता है और बानू आपका 5 दिन में कर सकता है। तो दो लोगों का जब आपको काम इंडिविजुअल में दिया गया है और आपसे पूछा है कि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी और ए प्लस बी। बस आप लगा सकते हो बिना एलसीएम लिए। तो 10 गुना 5 50 और 50/15 सॉल्व कर लो। ये आपका 10 और ये आपका 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आप मेरी बात को समझना। ये मेरा क्या आया, ये मेरा डेज आया 10/3 डेज, 10/3 डेज। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो 10/3 आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, आपका 10/3 दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करो, पहले दिन में चेंज कर लो। क्वेश्चन आपको भले ही थोड़ा इजी दिख रहा होगा, बट देखो ऑप्शन में आप जो आंसर जो आएगा वो थोड़ा सा अलग से आपको आना है। तो यहाँ पर आपको पता है एक दिन में क्या होता है, 24 घंटा होता है। तो मैं 24 घंटा से डायरेक्ट गुना कर देता हूँ, बात खत्म। 3 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 8। यानी कितना हो गया, 10 गुना 8 80 घंटा। 80 घंटा मतलब आप समझते हो 24 गुना 3 72, यानी 3 दिन 8 घंटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 18 और 24 के वैतु क्रमों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी व्हाट आर द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 18 एंड 24। यानी इसके रेसिप्रोकल का एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा है, यानी 1/18 और यहाँ पर जाएगा 1/24। आप जानते हो फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो बस निकाल लो। अब आपको पता है एलसीएम, आपका अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर आपसे एलसीएम निकालने बोला जा रहा है तो आप पहले क्या करते हो, अपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का क्या करते हो एलसीएम निकालते हो, और नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या करते हो, एचसीएफ निकालते हो, ठीक है। और वैसे उल्टा एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको पता होगा। बस अब देख लो, एलसीएम पहले आपको निकालना है। तो पहले क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, ऊपर में एलसीएम क्या होगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। और नीचे एचसीएफ क्या होगा, तो 6 तिया 18 और 6 चौका 24, यानी एचसीएफ क्या होगा, 6 हो जाएगा। यानी ये हो गया मेरा एलसीएम इस फ्रैक्शन का। अगर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी आंसर इसका क्या होगा, या तो बी या तो डी। अब आप मिला लो एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, ऊपर एचसीएफ, यानी ऊपर में क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। और नीचे क्या होगा, एलसीएम, यानी 18 और 24 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो देखो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी लोग बना लेंगे, मगर ऐसा तरीके का क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। एक बैग में 25 पैसा का है, 10 पैसा है और 5 पैसा के सिक्के हैं। ये 3 टाइप के सिक्के आपके बैग में रखे हैं और क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि इन सिक्कों का अनुपात आपको दे रखा है 1, 2 और 3 के अनुपात में है। इसका मतलब समझे, यानी जो 25 पैसे है वो अगर आपका 1 ठो होगा तो 10 पैसे 2 ठो होगा और ये आपका 3 ठो होगा, यानी सिक्कों का अनुपात आपका दे रखा है, ठीक है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि बैग में टोटल 30 रुपीज आपके है, तो बताओ 5 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो आप इसको जिसमें भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रुपया है तो रुपया में करके बना लो, या फिर पैसे है तो पैसे में डील कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बैग में कितने रुपए थे, 30 रुपए थे, 30 रुपए थे, ध्यान दीजिएगा 30 रुपए थे। अगर मैं बोलूंगा, पूछूंगा आपसे कि बताओ ये कितने पैसे हुए, तो 100 से गुना कर दोगे, क्योंकि आपको पता है 1 रुपया क्या होता है, 100 पैसे के बराबर होता है। ये तो आप समझते हो बहुत बेहतर तरीके से, तो किसी में भी आप चेंज करके बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं रुपए है तो मैं रुपए को पैसे में बदल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे मुझे निकालना है, कितने पैसे के कॉइन है, ठीक है, कितने 5 पैसे के कॉइन है। तो बस जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो यहाँ पर देखो मैं मान लेता हूँ 25 पैसे के सिक्के 1 ठो है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 पैसे के सिक्के 1 ठो है तो 25 पैसे ही होंगे, ठीक है। मैं एक्स नहीं मान रहा हूँ, या फिर एक्स मान सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। प्लस 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 2 सिक्के हो गए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 20 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। 20x लिखो, प्लस फिर यहाँ 5 पैसे के टोटल कितने सिक्के, 3 सिक्के, यानी 5 3 15, यानी 15x हो जाएगा। और ये सभी पैसे कितने रुपए मिला के होंगे, तो 30 रुपए के बराबर होंगे। अब ये 30 रुपए है तो इसको पैसे में बदल लेना, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, 30 इंटू 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, 25 और यहाँ पर 20 के 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 45 15 60, यानी 60x इक्वल टू 30 इंटू 100। बोलो क्लियर है सभी लोगों को। 30 से काट देंगे 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 50। अब इसका मतलब समझना, ये मेरा 50 क्या आ गया, x का वैल्यू आया। अब मेरे को निकालना क्या था, 5 पैसे के कितने कॉइन है, यानी 15x। 15x मतलब समझे 15 गुना 50, यानी इतने पैसे हो गए। तो 15 गुना 5 कितना हो गया, 75, यानी 750 पैसे हो गए। 750 पैसे मतलब आप समझ गए कितने रुपए हो गए, 7.5 रुपए हो गए। आपसे पूछा था कि कितने क्वाइंस होंगे, तो 5 के कितने क्वाइन है, तो देख लो ना, 5 से काट देंगे, यानी 150 कॉइन होंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर क्या बोला है, साइन 7 π/4, साइन π/4, साइन 3 π/4 और साइन 5 π/4 का मान आपको बताना है। बताओ। अब देखो यहाँ पर आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, आपको पता है टोटल 360 डिग्री बनता है, जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको पता है यहाँ पर सभी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। सेकंड वाले पे क्या होता है, साइन और कॉसेक ही आपका पॉजिटिव में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ सभी लोगों को पता होगा। तो बस आप इसका मदद से आप बना सकते हो। अब आप चूंकि आपको पता है पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं पाई/3 तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री। अगर मैं बोल दूं पाई/6 ये क्या हो गया मेरा, 30 डिग्री। पाई/2 ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो बस अब आपको इसी का तो वैल्यू बताना है, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो पाई/4 मतलब 45। अब देखो क्या है, साइन 7 पाई/4। अब यहाँ पर अब देखो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीका से इसको देखते हो। मैं देखता हूँ कि मैं अगर 8 पाई/4 कर दूँ और माइनस पाई/4 कर दूँ तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब आप देख लो ये क्या हो गया, 360 डिग्री माइनस पाई/4, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 360 में तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, मगर वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी मेरा क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई/4। अब पाई/4 का वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1/√2 होता है, माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो बस -1/√2 हो गया यहाँ पास। अब पाई/4 का वैल्यू हम सभी को पता है 1/√2, 3 पाई/4। अब देखो 3 पाई/4 यानी कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 90 + 45 हो जाएगा। और 90 + 45 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। 90 90 का होता है ना क्वाड्रेंट,
तो 45 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा यानी 1/√2 यहाँ भी हो जाएगा, और साइन π/4 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, 225 डिग्री, 225 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 180 + 45 हो जाएगा। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, यानी वैल्यू क्या अगर नेगेटिव में लेगा तो साइन π/4 क्या हो जाएगा फिर से नेगेटिव में, यानी 1/√2 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √2 2 हो गया, और 2 यानी 2 × 4 यानी 1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं हर एक चीज कर करके भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर पूछा गया था कि एक घड़ी 5% की हानि पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है, विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता है, तो इस बिक्री में 40% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताओ। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा कर सकते हो। पहले क्या बोला कि घड़ी को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो मैं मान लेता हूँ कि घड़ी का दाम अगर 100 रुपये था तो उसको बेचा कितने में गया होगा, 95 रुपये में बेचा गया होगा। आगे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता, यानी अब अगर घड़ी का कीमत 120 रुपये होता और विक्रय मूल्य में 115 रुपये कम करते, तो देखो विक्रय मूल्य मेरा क्या था 95 में 115 रुपये कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरे बात को। तो क्या हो रहा फिर बोला, यानी विक्रय मूल्य अगर 115 रुपये कम होता तो बिक्री में 40% का लॉस होता है। तो इसका मतलब इसमें लॉस की बात की जा रही है, यानी 120 रुपये में जब घड़ी को खरीदा जाता तो 40% का लॉस होता, तो 40% का लॉस होता तो मतलब 60% में बेचा जाता। तो 120 का 60% कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी 72 रुपये इसका नया सेलिंग प्राइस होता। बात समझ रहे हो, इसका नया सेलिंग प्राइस क्या होता, 72 रुपये होता। तो आपसे पूछा था क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, तो अब आप देख सकते हो पहले सेलिंग प्राइस ये था और बाद में सेलिंग प्राइस ये है, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 115 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ से 28 से 5 जाएगा 23, यानी 23 का डिफरेंस है, और यही 23 किसके बराबर है, 115 के बराबर है। आपसे 100 का तो वैल्यू पूछा था ना क्रय मूल्य का, तो 23 से काटोगे 5 बार में, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 5 है, तो 100 रेशियो का वैल्यू क्या होगा 500। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। तो इतना कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है, मैं बार बार यही चीज बताता हूं, जो चीज समझ आता है तो उसको आपको जल्दी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फार्म में 70% कर्मचारी पुरुष है, 30% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी सेवाशिक्षक सेवानिवृत्त का विकल्प चुनते हैं। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। समझ गए, यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, 70% ऑफ एम्प्लॉय इन अ फर्म आर मेन, 30% ऑफ मेन एंड 20% ऑफ वुमेन एम्प्लॉय ऑप्शनल फॉर, और मतलब ऑप्शन मतलब वो चूज करती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यू इन द सर्विस। तो देख लो, अब क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन फर्म आर मैन, यानी जो टोटल जिसमें से है 70% मेल है। अब वो फर्म में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, 70% लोग उसमें आपका मेल है, तो बचा 30% क्या होगा, फीमेल होगी। ये समझ आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, 30% मेन, यानी 30% मेन। अब मेन में भी 30% और वुमेन में 20%, वो लोग आपका चूज करता है वॉलंटरी रिटायरमेंट का, यानी खुद से आपका रिटायरमेंट लेता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 70% में अगर आप 30% मेल को अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 लोगों ने यानी आपका क्या किया, रिटायरमेंट लेने का अपना डिसीजन लिया है। और वुमेन में बोल रहा है 20%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 में अगर 30 का 20% अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 6, यानी 6 वुमेन जो है वो आपका रिटायरमेंट का फैसला लेती है। अब आपसे वही पूछा था कि बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यू इन द सर्विस, तो कितने लोग आपका कंटिन्यू कर रहे हैं सर्विस को। तो देखो 21 लोग यहाँ से हो गए और 6 लोग यहाँ से हो गए महिलाएं, यानी टोटल कितने लोग हो गए, 27 लोग। ये 27 लोग आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, यानी बच्चे कितने लोग हो गए होंगे, 73 लोग। अब वही परसेंटेज पूछा था, तो 100% का क्या होगा, 73% होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। क्या बोला है, ₹1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालने बोल रहा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, और आपको साल दे रखा है 1.5 साल का। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा है कि जो आप काउंट करोगे चक्रवृद्धि ब्याज, वो आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस पर होना चाहिए, यानी अर्धवार्षिक के तौर पर आपको ब्याज उसका काउंट करना है।
अब आप निकाल सकते हो। अगर आपका अर्धवार्षिक के तौर पर अगर आपको 1.5 साल के लिए बोला जा रहा है तो आप इसको क्या कर लो, फुल कंपाउंडेड ईयरली के लिए कर लो। अब हम लोग जानते हैं अगर आपको वार्षिक के तौर पर निकालना है तो रेट को आधा कर दो और समय को डबल कर दो। तो रेट, मेरा नया रेट क्या बन जाएगा, 5% का रेट बन जाएगा और समय क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। अब आप जानते हो बहुत बेहतर तरीका से 5% का ब्याज दर से 3 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 15.7625% होता है। ये मैं बार बार बता चुका हूं कि इतना इंपॉर्टेंट रेट ऑफ परसेंट होता है। ये आप अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो ये सब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हो 1000 का इतना परसेंट निकाल दो, वही आपका क्या होगा, ब्याज होगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका नियरेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 157.63 आपका ब्याज दर होगा, मतलब ब्याज होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यदि आपको इक्वेशन दे रखा है कि 2 वास्तविक हल है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या पूछा गया था कि ये इक्वेशन का हैज 2 रियल सॉल्यूशन। आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो आपको तो बोल दिया है कि 2 रियल सॉल्यूशन है, मगर ये इतना क्लियर नहीं किया गया है कि जो 2 रियल सॉल्यूशन होंगे वो क्या इक्वल होंगे ना फिर आपका डिस्टिंक्ट होंगे। ये आपको क्वेश्चन में आपको नहीं बताया गया है, बट जनरली हम लोग मान के चलते, जब आपको बोल दिया गया कि 2 रियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो दोनों सॉल्यूशन जो दोनों जो रूट होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो बस अब आप इसको बना सकते हो। अब आपको पता है 3 कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। तो बस अब आपको जब क्वेश्चन में बोल ही दे रखा है कि 2 रियल सॉल्यूशन और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, डिस्टिंक्ट रूट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। बस आप चेक कर लो, निकाल लो। तो यहाँ पास मैं आप इसको सॉल्व करता हूँ तो आप ये क्या होता है, a, ये b और ये c। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ भी आपको एटलीस्ट पता होगा। काफ़ी बार हम लोग सॉल्व कर चुके, कुछ नया सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पास भी आपका। तो बस अब आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² मतलब -4 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 16 हो गया, -4 a का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, 4b, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और इसी 4b का हमको b का वैल्यू निकालना है और ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप सॉल्व करो, 16 माइनस 16b ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर 16 माइनस 16b आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 16 आपका ग्रेटर देन होगा 16b से, 16 आपका ग्रेटर देन होगा 16b से, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 16 जो होगा 16b वो लेस देन होगा 16 से। बात समझ रहे हो। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, या फिर ऐसा बोलो आप मेरे से छोटे हो, तो दोनों बात तो वही हो गया। तो बस अब आपका यहाँ पर 16 अगर मैं नीचे ले आता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b लेस देन 1 हो जाएगा। तो बस आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये आपको दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना था, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो x का वैल्यू दे रखा और आपको इतना का वैल्यू निकालना था, तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। पर ध्यान देना क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी मत कर देना। 3x² प्लस 2x माइनस 4 है। आप इसको देखो, अगर सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो फिर सॉल्व करना। तो 4 3 12, 4 3 12, यानी मैं देख रहा हूँ कि 6 और 2, यानी ये पॉसिबल है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो 4 3 12, तो इसका दो रूट क्या हो जाएगा, 12, यानी मैं कर सकता हूँ 6 गुना 2, और 6 से 2 जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 9 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 और 2√2, यानी क्या हो जाएगा 9 2 11, यानी x² का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 11 माइनस 6√2, यानी x² का वैल्यू आपके पास निकल के आ गया। अब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यानी 3x², यानी 3 का गुना करो, यानी 11 3 33 और 6 3 18, 18 मतलब क्या हो जाएगा, 6 3 18 और 18√2 प्लस 2x, x का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका वही वैल्यू उतर जाएगा, यानी 3 माइनस √2 और ये आपका -4। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या है 33, यहाँ पर क्या है देख लो, 3 2 6 और 6 माइनस 4, यानी 6 से 4 जाएगा 2, 33 और 2 35, यहाँ पर क्या -18√2 है, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी 2√2, यानी -20√2, ठीक है। तो बस अब आप देख सकते हो, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 20√2, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था,
आपसे पूछा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ये फ्रैक्शन में आपसे पूछा था सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन का डिफरेंस आपसे पूछा था। तो देखो 2/3 हम लोग सभी लोग जानते हैं 0.66, 3/4 क्या होता है 0.75, 4/5 क्या होता है 0.8, 5/6 क्या होता है 0.8 के अप्रोक्स में होता है। ठीक है, 8 6 48 हो जाता है, 2/20 यानी 0.83 के करीब होता है। तो सबसे छोटा नंबर पहले कौन सा है? सबसे छोटा नंबर ये वाला हो गया, यानी 2/3 हो गया, और सबसे बड़ा नंबर 5/6। सॉल्व कर लो, 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया, 3 2 6, यानी आपका क्या हो जाएगा 5 से 4 जाएगा 1, यानी 1/6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिमाइंडर थ्योरम से। यहां पर आपसे बोला था कि इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बताओ, इसको 8 से डिवाइड करने से शेषफल क्या होगा। तो देखो ये तो सिंपल सा नंबर है, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर है। इसको 8 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। आप इसको पार्शियली भी सॉल्व कर सकते हो, यानी 49 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब 81 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा, यानी 1 × 1 1, यानी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। ठीक है, यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। बताओ सबसे छोटा पूर्णांक जिसको क्यूब करने से वो उसी के बराबर होता है। तो ऑप्शन के हेल्प लेंगे हम। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है ये 8 होता है, यानी कभी आंसर नहीं होगा। -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही होगा, यानी ये भी इटसेल्फ ये भी इटसेल्फ, और 0 का तो हटा ही दो। बात समझ रहे। तो अब आपका मेरे बात को समझना, क्या बोला था सबसे छोटा इंटीजर की बात कर रहा था। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन हो जाएगा 1 या फिर -1। तो -1 सबसे छोटा इंटीजर बच जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर बोला है त्रिज्या r वाले एक गोला तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, रेशियो निकालने बोला है, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 2r इज, यानी रेशियो आपका दोनों का वॉल्यूम का ही रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या बोला था रेशियो ऑफ, आपको यानी दे रखा है अनुपात किसका किसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3 πr³। चूंकि r मेरे को रेडियस r दे रखा है, यानी r³ मैं लिख सकता हूं। और सिलेंडर का रेडियस भी आपको क्या दे रखा है सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 2r है। ठीक है, यानी सिलेंडर का भी रेडियस r ही है और उसका हाइट 2r दे रखा है। अब मेरे को बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई का पाई हो जाएगा r²h। ध्यान दीजिएगा πr²h। तो रेडियस तो ठीक है r दे रखा है, मगर हाइट क्या दे रखा है 2 टाइम्स उसका दे रखा है। तो ये चीज को मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा r² मतलब मेरा हो जाएगा 2r और ये आपका 2r³ हो जाएगा। बोलो किसी को सबको क्लियर है। अब सॉल्व करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस से रेडियस खत्म हो गया। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मतलब क्या हो गया आपका ये आपका नीचे से हो जाएगा ना, मतलब 4 × 6, यानी 2 से काटोगे तो 2 और 3, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला था राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसके वर्तमान आयु का 5/6 थी। उसकी शादी का समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। तो बहन का वर्तमान आयु बताओ क्या होगा। यानी राजन का शादी के समय मतलब राजन का शादी 8 साल पहले हुआ था, ये क्लियर किया गया। फिर क्या बोला His age then was 5/6 of his present age। यानी ये चीज समझने का था कि अभी जो उसका एज चल रहा है उसका 8 साल पहले का वो 5वां हिस्सा था। बात समझे। यानी अगर उसका प्रेजेंट में अगर आपका 6th रेशियो एज है तो उसका 8 साल पहले 5 रेशियो एज था। तो इसका मतलब समझ आया, ये जो डिफरेंस है 1 रेशियो का कितने साल के बराबर होगा 8 साल के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हो 8 6 48, यानी राजन का प्रेजेंट एज क्या चल रहा है 48, और वो शादी कब किया था 40 साल के उम्र में किया था। अब क्वेश्चन आगे फिर क्या बोला ही सिस्टर वॉज 10 ईयर यंगर देन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब आपको पता है एज का कॉन्सेप्ट में एज का जो डिफरेंस होता है कोई भी व्यक्ति का वो डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। अगर आज आप मेरे से 2 साल का छोटा हो तो वो चाहे 20 साल पहले जाओ या फिर 20 साल आगे जाओ, वो 2 साल का छोटा ही रहेगा 2 साल का। तो यहां पर भी आप बोल दिया उसका एज का उसका जो बहन का जो था डिफरेंस वो 10 साल छोटी थी, ठीक है, यंगर एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज।
हाउ ओल्ड सी नाउ, तो अभी वो अभी आपका उसका क्या उम्र है तो वो बताओ। तो 48 साल का अगर अगर वो अभी है तो उसका समय, अच्छा सॉरी, अभी का पूछा है ना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यानी उसका 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 सिस्टर का एज क्या रहा होगा 10 साल पहले, यानी ले जाओ 38, यानी उसका प्रेजेंट एज का भी क्या चल रहा है 38 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 10 साल आप पहले में उसका 8 साल पहले शादी में करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। तो प्रेजेंट से देखो या फिर उससे पहले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो यहां पर क्या बोला है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 68 मीटर की दूरी को तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। यानी धारा के विपरीत की बात कर रहा है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड में आपसे समय पूछ रहा है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, यही आपको निकालना है ना। डिस्टेंस आपको, सॉरी डिस्टेंस तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, कितना चलना है 68 किलोमीटर चलना है, और समय आपसे पूछा है। अब मेरे को बताओ आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। अप स्ट्रीम स्पीड होता है क्या है जनरली, एक्स माइनस वाई होता है, ये हम लोग जानते हैं। एक्स यहाँ पर मेरा क्या होता है बोट का स्पीड, और वाई क्या होता है मेरा धारा का स्पीड। ये होता है मेरा अप स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विरुद्ध आपका जो चलता है नाव उसका स्पीड। और जब धारा के साथ जब चलता है तो स्पीड क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है। अब आप देख सकते हो यानी अप स्ट्रीम स्पीड मेरा क्या हो जाएगा 13 से 4, 13 और ये 4 कितना हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा। अब आप समय निकाल सकते हो काट के, तो 9×7=63, 9×7=63, यानी 63 हो गया। तो यहाँ पर मेरा 4/9 हो जा रहा है, यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9×7=63 हो गया, 5/9 होगा ना, 9×7=63 तो 5/9, यानी अप्रॉक्स में आपका क्या जा रहा है 5/9। इसको भी आप अगर आप घंटा में बदलना चाहो, जैसा भी बदलना चाहो, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7 घंटा 33 मिनट आपका लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो आया था वो घंटा में था, आप उसको 60 से इंटू करके मिनट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न को ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, आप ही बता दो। 1/2 0.5 होता है, 3/5 क्या होता है 0.6 होता है, 2/7 क्या होता है अप्रॉक्स में 7×3=21, यानी ये तिया भी नहीं हो रहा है ना, 7×3=21 मतलब 0.3 भी नहीं हो रहा है, 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, पॉइंट हो गया। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2/7 है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, क्योंकि 5/6 आपका क्या हो जाएगा 0.8 के अप्रॉक्स चल जाएगा, और ये 0.29 समथिंग होगा, मगर 3 भी नहीं हो पा रहा पूरा कंप्लीट। तो सबसे छोटा नंबर वही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, यहाँ पर क्या बोला था, एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। एक और बस सुबह 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है, वे किस समय मिलती है, ये आपसे बताना है क्वेश्चन में। बताओ, क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हो कि एक आपका आगरा हो गया और एक दिल्ली हो गया, दोनों जगह से आपका बस खुल रही है। आगरा से जो बस खुल रहा है वो सुबह का 5 बजे निकलता है और 12 बजे पहुंचता है, और जो दिल्ली से बस निकल रहा है वो सुबह का 8 बजे निकलता है और 3 बजे पहुंचता है। आपसे पूछ रहा है कि वो किस समय एक जगह पर, मतलब कौन से समय में वो लोग मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। बताओ। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बहुत बेहतर तरीका होता है, आप आराम से समझ के बना सकते हो। कैसे, आप समझना है मेरी बात को, क्योंकि आप सब कुछ जानते हो रिलेटिव स्पीड कहाँ यूज करते हैं, बस आपको यहां पर भी उसी तरीके से यूज करना है। रिलेटिव स्पीड कैसे आपको यूज करना है, किस तरीके से करना है। देखो सबसे पहले तो देखो, जो ये आगरा था और ये दिल्ली था, आगरा से जो निकल रहा था 5 बजे वो पहुंच रहा था 12 बजे, इन्हें टोटल समय कितना ले रहा है, 5 बजे निकल के 12 बजे पहुंच रहा है, तो टोटल समय कितना ले रहा है 7 घंटा ले रहा है। फिर जो दूसरा बस है वो 8 बजे निकल रहा है और 3 बजे पहुंच रहा है, तो ये कितना समय ले रहा है, तो देखो 3 बजे मतलब 1 बजे, यानी मैं क्या मतलब 3 बजे मतलब क्या हो जाएगा 15 बजे, ठीक है, मतलब तो 8×7=15, यानी ये भी 7 घंटा ही ले रहा है। अब आप समझ चुके हो, अगर दोनों बस जो है या फिर दोनों जो गाड़ी है ट्रेन है जो भी हो, अगर दोनों 7-7 घंटा ले रहा है, तो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये दोनों 7-7 घंटा समय ले रहा है तो आप कुछ डिस्टेंस मान लो। अब डिस्टेंस भी क्या मानोगे, वही डिस्टेंस मानना जो इसके दोनों का टाइम का मल्टीपल में हो, यानी 7 और 7, यानी ऐसा डिस्टेंस लेना जो 7 का मल्टीपल में हो, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार से अगर मैं बात करूं 7 घंटा इसको भी लगता है, 7 घंटा इसको भी लगता है, यानी मैं क्या मान लेता हूं कि 14 आपका डिस्टेंस है। ठीक है, 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, या फिर 70 मान लेते हैं, सबसे बढ़िया 70, ये भी 7 का मल्टीपल ही है।
तो 70 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब मेरी बात को समझना, अब आप समझ चुके हो। अगर मैं मान लेता हूं कि खुद से कि 70 किलोमीटर का बीच में इन लोगों का डिस्टेंस है, अब आप निकाल सकते हो दोनों का स्पीड, क्योंकि आपको पता है पहला जो ट्रेन था, जो पहला ट्रेन जो 7 घंटा ले रहा है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यानी स्पीड कितना होगा, 10 का स्पीड चला रहा होगा। समझ रहे हो, 10 का स्पीड चला रहा होगा। उसी तरीके से अगर ये भी 7 घंटा ले रहा है तो ये भी कितना का स्पीड चला रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड चला रहा है। अब आपको पता चल गया 10 किलोमीटर का स्पीड ये चला रहा है, 10 किलोमीटर का स्पीड ये चला रहा है। अब आप जानते हो, अब आपको यहां पर देख लो, ये सुबह का 5 बजे निकल रहा था और ये सुबह का 8 बजे निकल रहा है। तो ये 5 से लेकर, क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम ही है, अंतर कहां हो रहा है, अंतर हो रहा है कि ये 5 बजे से लेकर ये 3 घंटा ज्यादा चलाया है। ठीक है, ज्यादा चलाया मतलब इन द सेंस क्या बोल रहे हैं कि 3 घंटा का इसका जो बोर्डिंग का समय होता है वो 3 घंटा का ही अंतर है। तो मैं क्या करता हूं, 3 घंटा पहले मैं आगरा से जो चल रहा था बस या ट्रेन, वो 3 घंटा पहले आप चला दो। तो जाहिर सी बात है अगर 10 का स्पीड चलेगा 1 घंटा में, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। अब आप समझ चुके हो, यानी 8 बजे का अगर मैं सिचुएशन बताऊं तो 8 बजे जो ये गाड़ी था वो 3 घंटा में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। अब ये भी 8 बजे स्टार्ट किया, क्योंकि अब मेरा क्या हो गया, दोनों का समय एक हो चुका है। क्योंकि हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप पढ़े होंगे, आपको टाइम का जो स्पीड है वो दोनों को इक्वल करना ही पड़ेगा, जिससे मेरा रिलेटिव स्पीड लग पाए। अब आप समझ चुके हो, यानी मेरा अब आपका क्या हो गया, 8 बजे यहां तक ये भी हो गया और 8 बजे ये भी स्टार्ट हो गया। अब मगर अब उन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा है, तो 70 में से 30 किलोमीटर माइनस हो जाएगा, क्योंकि 30 किलोमीटर वो गाड़ी चल चुका है पहले से। यानी अब आपको उनके बीच में कितना डिस्टेंस बच गया, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। अब रिलेटिव स्पीड में जानते हो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी दोनों एक दूसरे का विपरीत दिशा में है। तो स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 घंटे मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड 20 हो जाएगा ना। तो 20 का स्पीड, यानी टोटल कितना समय लगेगा मिलने में, 2 घंटा लगेगा। यानी 8 बजे से उसको 2 घंटा मात्र लगेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 बजे सुबह को मिलेगा। क्लियर। तो ये सब चीज था जो मैंने आपको बताया, वरना ये सब बनाने का जरूरत ही नहीं था। आपको स्पीड पता चल गया कि दोनों का जब समय मतलब जब दोनों का समय आपका एक ले रहा है, स्पीड आपका एक है, तो 2 घंटा तो ऐसी लगी नहीं था, हिसाब से आपका जो डिस्टेंस था। तो करेक्ट आंसर ऐसे भी आप बता सकते थे, मगर जब पता होता तभी आप बता पाते, वरना तो बता नहीं पाते। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो समय हो दोनों एक ही लगे। क्लियर। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। बताओ। अब जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको फॉर्मूला अगर आप याद करके बैठे हो तो फॉर्मूला से भी बना सकते हो, मगर मैं बता चुका हूं, मैं फॉर्मूला को ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूं। आप समझ सकते हो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है ना। तो देखो ना, आपसे क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का अंतर 45 रुपए दे रखा है। अगर आप जानते होंगे, अगर आप कभी रेशियो से बनाए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो आपको पता है 1/8 यानी 8 में 1 आपको ब्याज लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसका मतलब अगर 8 में अगर 1 ब्याज लग रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल में 8 का 9 हो जाएगा। फिर दूसरा साल में फिर से 8 का 9 हो जाएगा, यानी ये जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 गुना 8 64, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट 81 हो जाएगा। तो बस यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो 64 में मान लेता हूं। ये चीज केवल समझाने के लिए था। तो बस अब देख सकते हो, ये अगर 64 हो गया प्रिंसिपल, तो पहला साल क्या ब्याज लगेगा, 1/8 आपका ब्याज लगेगा। यानी 64 का 1/8 कितना होगा, 8 ही होगा। दूसरा साल में क्या होगा, फिर से 1/8 होगा, यानी 1/8 कितना होगा, 64 का 8 ही होगा। और दूसरा साल में ये 8 का भी ब्याज लगेगा, यानी 8 का भी 1/8 भाग कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 आपका ये हो गया। अब आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। अब आपको पता है ये हो गया साधारण ब्याज 2 साल का, 8 और 8 16, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 8 और 8 और 1 यानी 17। अब यही 17 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये साधारण ब्याज हो गया, यानी 17 से आपका 16 जाएगा 1, यानी यही 1 आपका कितने रुपए के बराबर है, 45 रुपए के बराबर है। आपसे पूछा था क्या, सम, यानी 64 का वैल्यू, यानी 45 गुना 64, यही आपका आंसर हो गया। अब डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 128, इसको डबल मत करो, गुना कर दो, डायरेक्ट आप गुना कर सकते हो या फिर करो जैसे भी, इसको डबल कर दो तो ये क्या हो गया 90, और ये क्या हो जाएगा 32, तो क्या हो गया 0 9 9 2 18 9 3 27 3 28, यानी 2880 रुपए होगा प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो ये भी तरीका होता है बनाने का।
ठीक है, या फिर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मन मन में याद है, रटा रटा है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, दो असभाज्य संख्याओं का गुणनफल 903 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो बताओ, यानी यहाँ पर क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 903, फाइंड देयर एलसीएम। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर बोलते किसको है, यानी कोई भी दो नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर जिसका जीसीडी 1 हो, उसी दो नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम बोलते हैं। जीसीडी मतलब आप समझ गए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी दो नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही होना चाहिए, तब जाके वो नंबर क्या होता है, आपस में को प्राइम नंबर होता है। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 903। अब एलसीएम बताओ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर दो को नंबर का को प्राइम अगर आपको दे रखा है 903, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम 903 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज अगर 903 है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 903 हो जाएगा। कैसे होगा ये, इसको मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूं। आप फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, उसके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यही चीज तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एचसीएफ क्या होगा, अगर ये दोनों को प्राइम है तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, ऑलरेडी 903 दे रखा है, तो बताओ ना एलसीएम इंटू 1, तो क्या हो गया एलसीएम का वैल्यू 903 हुआ कि नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। किसी वस्तु के 12.5% के लाभ पर 450 रुपए में बेचे जाने पर कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो 12.5% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/8, यानी ये सीपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हुआ। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 9 रेशियो किसके बराबर है, 405 के बराबर है। आपसे पूछा था लाभ बताओ, यानी एक का वैल्यू पूछा है, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो 9 चौके 36, 4 5, यानी 45 रुपए का लाभ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि आपको दे रखा था थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात करने आपसे बोला था। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि आप देखे होंगे एसएससी के भी एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है, और आने वाले समय में जरूर इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे, मतलब बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो बस थीटा का वैल्यू आप बता सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो, या तो कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन बैठा देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है, जो मुझे लगता है सही तरीका है। आप उसको ऑप्शन से भी बैठा सकते हो, या फिर आप बेसिक से बना के आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल देखो यहाँ पर मैं से थीटा का वैल्यू पूछा था। जनरली अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको देख ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा अब +2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज देखने से मुझको दिख गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो ये LHS थोड़ा सा ध्यान से देखो और RHS को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये माइनस वाला पोर्शन को अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मेरा लेके चल जाता हूँ, समझना मेरी बात को, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये नहीं भी करते तो आपका दिमाग में क्लिक हो जाता, ये 2 हो जाता, क्योंकि दोनों वैल्यू जब दोनों साइड अगर आपका पॉजिटिव में दिखेगा तब आपको खुद समझ आएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा। ये हो गया ना। अब मेरी बात को समझो, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा +2, और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा +3 कॉस थीटा। आपको देख के नहीं लग रहा है कि अगर मैं थीटा का वैल्यू 90 रख दूं तो कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी LHS में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 90 रखता हूं तो साइन 90 क्या होता है, 1, यानी 2 × 2, और कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी कॉस का तो कोई मतलब ही नहीं था। कॉस को आप यहां से भी उड़ा देते, यहां से भी उड़ा देते, तो आपको पता चला था कि 90 मतलब क्या, 1, यानी 2 LHS भी बराबर हो गया, RHS भी बराबर हो गया, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, मस्ट बी 90 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है, यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम किया जाए तो चाल कितनी होगी बताओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर जल्दी से। 60 किलोमीटर। कैसे, आपको पता है डिस्टेंस दोनों जगह इक्वल कर लो। जब डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा दोनों जगह तो क्या हो जाएगा, S1 × T1 = S2 × T2। ये तो फॉर्मूला बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 48 किलोमीटर से चल रहा था तो उसको 50 मिनट का समय लग रहा था, 50 मिनट का समय लग रहा था। तो स्पीड 2 क्या बोल रहा है, 10 मिनट अगर हम कम कर दे यानी 40 मिनट कर दे, तो आपसे समय आपसे पूछ रहा था ना कि कितना उसका
सॉरी समय नहीं, ये तो आपका हो गया समय हो गया, तो स्पीड आपको निकालना था, यानी S2 निकालना था। अब आप देख सकते हो मिनट है तो घंटा में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि घंटा दोनों कट ही जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे तो 12 बार में, यानी 12 पचे 60, यानी स्पीड क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था आपसे, तो बोला साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 270 डिग्री। तो बताओ, देखो साइन 120 डिग्री है, 120 डिग्री मतलब आप ये समझते हो 90 प्लस 30 डिग्री। अब चूंकि ये आपको पता चल गया ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने अभी आपको बताया साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। अब 240 डिग्री कैसे लिखोगे, 180 प्लस 60, ये सब दिमाग में होना चाहिए। 180 प्लस 60, चूंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, चूंकि माइनस में होगा। अब 270 डिग्री कैसे लिखोगे, 180 प्लस 90 करोगे, चूंकि ये भी क्या वैल्यू होगा, माइनस में होगा, यानी साइन 90 क्या होता है 1, यानी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, तो इसको एवेल्यूएट करना था, हल कीजिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से काम आपका नहीं चलने वाला, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों आपको सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसा चाहो फिर वैसा कर सकते हो फिलहाल, ठीक है, मगर बेसिक से सॉल्व नहीं करना है। आप अगर मैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कैलकुलेशन को इजी बनाओ, ये 1299 है, क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया जाता है जहां पर आप इसको इजी से बना सकते हो। तो मैं 1300 - 1 कर सकता हूं, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1300 - 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो a - b, आप इसको a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो बस मैं उसी तरीके से तोड़ देता हूं, और क्या, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो 1300 का स्क्वायर बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, 169, और 2 जीरो का क्या हो जाएगा 4 जीरो बन जाएगा। माइनस वाले पोर्शन आपका क्या होगा, माइनस का मतलब प्लस, मतलब 1 का 1 होगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी 1300 गुना 2 गुना 1, यानी क्या हो जाएगा 2600 हो जाएगा। यही तो था ना क्वेश्चन, सॉल्व करो। तो एक को मैं नहीं जोड़ता हूं, मैं डायरेक्ट पहले इसमें से घटा लेता हूं, यानी 2600, 0 से 0 जाएगा 0, 10 से 6 जाएगा 4, और 9 से 2 जाएगा 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 168। अगर इसमें 1 ऐड करते हो तो नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा 1687401, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वृत्तकार पहिया का त्रिज्या 7/4 मीटर है, पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर घूमता है, यानी कितना चक्कर घूमता है, यही केवल आपसे पूछ रहा है। अब देखो रेडियस आपको दे रखा कोई चक्का का 7/4 मीटर है, तो आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो, यानी आपका परिधि निकाल सकते हो उस चक्का का। क्या होता है फॉर्मूला 2πr, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, यही चीज दे रखा है 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे 2 कैंसिल हो गया, फिर आप 2 से कर लो 11 हो गया, यानी एक चक्का का जो परिधि है वो आपका क्या है 11 मीटर का है। आपसे क्वेश्चन में इतना पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक टू कवर 22 किलोमीटर, यानी 22 किलोमीटर में कितना चक्कर वो लगा पाएगा। तो आपको पता है एक चक्कर लगाने में 11 मीटर अगर वो कवर कर रहा है तो 22 किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 3 जीरो चिपका देंगे यहाँ पास, यानी टोटल इतना डिस्टेंस हो गया, और एक बार चक्कर लगाने से ये इतना आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी टोटल चक्कर कितना लगाएगा 2000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था फिर से आपका साधारण ब्याज से, और देखो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था अच्छा खासा आपका आरआरबी जेई में। यहाँ पर क्या बोला, किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपए है, यदि R%, मतलब सॉरी R% नहीं है, यदि R 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता, तो वह मूल राशि कितनी है बताओ। चलो इसको ट्राई करो। क्वेश्चन को देखो केवल कितना अच्छे तरीके से घुमा दिया गया, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या बोलना चाह रहा है कि कोई राशि में 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम ब्याज दर में अगर 4% से और बढ़ा देते हैं तो साधारण ब्याज 400 रुपए और अधिक हो जाता है, तो मूल राशि आपसे ज्ञात करने बोला है। तो सिंपल, आप जानते हो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई रेट, अगर मैं खुद से मान लेता हूं मेरा रेट है R%, 2 साल के लिए अगर बात करेंगे तो 2 साल का कितना हो जाएगा R × 2, यानी 2R% ब्याज दर होगा तो 2 साल का। अब यही चीज का वैल्यू दे रखा है आपको 400, समझना मेरी बात को।
अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है कि आर में अगर जो R% जो रेट था, अगर उसमें हम अगर 4% अधिक और कर दे, यानी आर में, यानी अब क्या कर दे, R+4 कर दे। अब फिर से बोल रहे, जब हम मतलब 4% से रेट से अगर हम बढ़ा देते हैं, तब जाके 2 साल का जो ब्याज होता है वो 400 अधिक होता है। अब आप समझ गए, यानी अगर मैं फिर से 2 से अगर गुना करूं, क्योंकि 2 साल का है, तो वो क्या होगा, टोटल ब्याज 800 रुपये होगा। तो बस यही तो आपको मूल राशि ज्ञात करने बोला था ना। तो देखो ना यहाँ पर ध्यान से, ये क्या हो गया, 2R हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 4 2 8 हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2R नहीं, +8% इक्वल टू 800 हो जाएगा। समझो मेरी बात को, यहाँ पर 2R का परसेंट का वैल्यू कितना आया था, 400 और आया था, तो 2R% का वैल्यू क्या होगा, 400 हो जाएगा। अब ये 400 इसमें से लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 8% आपका 400 के बराबर है। आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है, खुद में 100% होता है, यानी 1% क्या हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। तो 100% क्या हो जाएगा, 5000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए, और ऐसे भी पता चल रहा है कि देखो, ऐसे भी तो पता चल रहा है ना कि 4% से जब बढ़ाते हैं 2 साल के लिए तो 8% बढ़ेगा, 8% बढ़ेगा, और बढ़ोतरी कितना हो रहा है, 400 का ही बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो यही तो इसके बराबर होगा 8%। समझे। तो ऐसे भी दिमाग में सोच सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना जरूर चाहूँगा कि आप लोग एक बार आरआरबी जेईई के प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको लेवल बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आप कर चुके हो तो दोबारा से उसको करने की कोशिश करो, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास प्रीवियस पेपर काफ़ी सारे एग्जाम का और बहुत कुछ है आपके पास करने को, ठीक है। तो इतना अच्छा से प्रैक्टिस करो कि पेपर कभी भी आपका हो उसमें आपका सिलेक्शन फिक्स हो, ठीक है। उस तरीके से आप प्रिपेयर करो अपने आप को, ठीक है। चलिए, यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।